नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। बाल विकास की अवस्थाएं सामान्य तौर पे 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है बाल विकास को। पहली है गर्भावस्था, जो कि गर्भ धारण से 280 दिनों तक होती है। दूसरी है शैशवावस्था, जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी है किशोर अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18-19 वर्ष तक होती है। मित्रों, सबसे पहले तो आज अगर किसी ने इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। गर्भावस्था में विकास। सबसे पहले गर्भ धारण के समय माता पिता के संयोग से बीजाणु या शुक्राणु माता के गर्भ में अंडाणु के संपर्क में आता है और निषेचन की क्रिया के द्वारा बीजाणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और 46 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिका युग्मनज या युक्ता या संयुक्त कोश का निर्माण करता है। युक्ता में अंडाणु जो है वो बीजाणु को घेर लेता है और उसके चारों ओर एक परत का निर्माण करता है। उसी परत या खोल से यौक नामक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो बीज को पोषण प्रदान करता है और लगभग 15 दिन तक सुरक्षित रखता है। इसे बीजावस्था कहते हैं। बीजावस्था में बीज की आकृति बढ़ने लगती है और लगभग 2 सप्ताह के बाद यह 32 कोशिकाओं का आकार लेते हुए अंडे को फोड़कर बाहर निकल जाती है, जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा नाल या अपरा के द्वारा माता के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है और दीवार के सारे तीव्र गति से भ्रमण करने लगता है, मतलब घूमने लगता है, तेज गति से घूमने लगता है। तीव्रता के साथ गति करते हुए जो भ्रूण का आकार है वो बड़ा होने लगता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का जो घड़ा बर्तन वगैरह बनाता है चौक के ऊपर, उसको घुमा घुमा करके उसको आकार देता है, उस तरीके से जो भ्रूण है वो आकार जो है इसका बड़ा होने लगता है घूमते घूमते। और लगभग 8 सप्ताह के गर्भकाल या लगभग 2 माह के अंत तक इसमें सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। अंग निर्माण में सबसे पहले सिर का निर्माण शुरू होता है। भ्रूण 3 परतों से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें सबसे बाह्य परत एक्टोडर्म, मध्य परत मेजोडर्म और सबसे आंतरिक परत एंडोडर्म होती है। इन तीनों परतों से निम्न अंगों का विकास होता है। एक्टोडर्म सबसे बाह्य अंग जैसे त्वचा, बाल, नाखून आदि का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। मेजोडर्म मांसपेशियों व आंतरिक अंगों के आवरण का निर्माण मेजोडर्म से होता है। एंडोडर्म मस्तिष्क, हृदय, यकृत की आंतरिक संरचना का जो निर्माण है वो एंडोडर्म से होता है। अब 2 माह के गर्भकाल के बाद शैशवावस्था शुरू हो जाती है तथा शिशु सभी अंगों में प्रतिदिन परिपक्वता आने लगती है और लगभग 6 माह का गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। 6 माह के गर्भकाल के बाद शिशु बाह्य वातावरण से पूर्ण रूप से प्रभावित होने लगता है और अपनी माँ के साथ होने वाले व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। भ्रूणावस्था से लेकर शैशवावस्था तक शिशु पोषण व श्वसन की प्राप्ति प्लेसेंटा के संयोग से करता है। प्लेसेंटा या अपरा के संयोग से करता है। सामान्यतया 280 दिन के गर्भकाल के बाद शिशु जन्म लेता है, परंतु कभी कभी यह अवधि न्यूनतम 180 दिन और अधिकतम 330 दिन तक भी हो सकती है। गर्भ धारण के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का योगदान होता है तथा गर्भ की परिपक्वता के समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भ की दीवारों में संकुचन पैदा करता है, जिससे आने वाला लेबर पेन शिशु जन्म में सहयोग देता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो गर्भ की दीवारों में संकुचन या सिकुड़न पैदा करता है, जिससे आने वाला लेबर पेन शिशु जन्म में सहयोग देता है। इसी प्रकार से जब प्लेसेंटा के मुख से रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो जनन नाल को चौड़ा करता है और प्रसव में सहयोग करता है। गर्भकाल न्यूनतम 180 दिन और अधिकतम 330 दिन तक का हो सकता है। गर्भकाल के अनुसार बालिका का जन्म अपेक्षाकृत बालक के जन्म के बाद में या अधिक गर्भकाल के बाद होता है। जैसे मान लो बालक 270-72 दिन में होता है तो बालिका का जन्म 275 से 80 दिन में होता है। अब गर्भकाल में दांतों का निर्माण लगभग 5वें माह में शुरू हो जाता है, परंतु बाहर की तरफ जन्म के बाद दिखाई देने लगते हैं। बालिका में जब वह गर्भकाल में होती है तभी से अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, जबकि बालक में जन्म के बाद किशोर अवस्था के प्रारंभ में जननांगों के विकास के बाद शुक्राणु निर्माण शुरू होता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में विकास। गर्भावस्था खत्म हो गई, अब है शैशवावस्था। शैशवावस्था के कई उपनाम हैं, जैसे सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, तीव्र विकास की अवस्था, उदासीनता का काल, अनुकरण काल, प्रबल जिज्ञासा काल, स्वप्नलोक अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था,
खेल और खिलौनों की अवस्था, ये सभी इसके उपनाम है। यहाँ से प्रश्न आता है। फिर है 20 सदी में बालक को लेकर सबसे ज़्यादा शोध कार्य हुए, इसीलिए क्रो एंड क्रो ने 20 सदी को बालक की सदी कहा। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है, सीटेट वगैरह में, कि 20 सदी को बालक की सदी किसने कहा था, तो क्रो एंड क्रो ने 20 सदी को बालक की सदी कहा था। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, किसने कहा था, सिगमंड फ्रायड ने। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। तो ये जो परिभाषा है यहाँ से प्रश्न जरूर आता है चारों परिभाषाओं में से। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। जन्म के समय बालक का वजन लगभग 7 पाउंड होता है और बालिका के वजन से अपेक्षाकृत कम होता है। जन्म के समय एक बालक का वजन लगभग 7 पाउंड होता है और बालिका का वजन बालक से थोड़ा कम होता है। जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई 20 इंच और बालिका शिशु की लंबाई 19 इंच होती है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है और कुछ ही समय बाद वह 110 बार प्रति मिनट रह जाती है तथा वयस्क होने पर यह 72 बार प्रति मिनट होती है। जन्म के पहले सप्ताह में शिशु का वजन घटता है और 1 सप्ताह बाद बढ़ना शुरू होता है तथा 6 माह की आयु तक लगभग 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना तक हो जाता है। जन्म के समय मांसपेशियों की मात्रा कुल वजन की 23% होती है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ पाई जाती है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। बाल्यावस्था में 350 व वयस्क होने पर यह 206 रह जाती है। जन्म के 5वें और 6ठे माह में नीचे के जबड़े में 2 दांत निकल आते हैं, जो 4 से 5 वर्ष की आयु में 20 हो जाते हैं। ये दूध के दांत कहलाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। जन्म के समय शिशु का जो रंग होता है वो बड़े होने पर निम्न प्रकार के रंगों में बदल जाता है। गहरा लाल रंग का होता है अगर जन्म के समय शिशु का रंग, तो वो सांवले रंग में या काले रंग में बदल जाता है। हल्का लाल होता है तो वो गेहूं रंग में बदलता है और हल्का पीला रंग होता है तो वो गोरे रंग में या गौर वर्ण में बदल जाता है। अब है शैशवावस्था में बुद्धि का विकास। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम लगभग होता है तथा अनुभव शून्य होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट है, जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के मस्तिष्क का वजन कम होता है। लगभग 3 वर्ष की आयु तक बुद्धि का 50% विकास हो जाता है। श्रीमती गुड एनफ के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। फ्रायड के अनुसार 5 वर्ष का होने पर पता लग जाता है कि बालक क्या बनेगा। अब नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। जन्म के समय शिशु में किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता, परंतु जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना रूपी संवेग पैदा होता है और 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। पहला संवेग उत्तेजना तथा अंतिम संवेग ईर्ष्या होता है। उत्तेजना को ब्रिजेज नामक विद्वान ने संवेग माना है। लगभग 5-6 माह की आयु के बाद बालक भय प्रकट करने लगता है, लेकिन भय रूपी संवेग का विकास 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग होते हैं, जो अलग अलग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। अब है मैकडूगल के संवेग और मूल प्रक्रिया। भय, पलायन, क्रोध, युयुत्सा, भूख, भोजनान्वेषण, आत्महीनता, दैन्यता, आत्माभिमान, गौरव, वात्सल्य, संतानोत्पत्ति, घृणा, निवृत्ति या प्रतिकर्षण, एकाकीपन, सामूहिकता, स्वामित्व, संग्रहण, करुणा, शरणागति, कामुकता, कामवृत्ति, कृतिभाव, रचनात्मकता, आमोद, हास, आश्चर्य, जिज्ञासा। तो ये जो 14 संवेग और 14 इनकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आ सकता है। अब नेक्स्ट नैतिक विकास। शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। न तो उसमें नैतिकता होती है और न ही उसमें नैतिकता को उत्पन्न किया जा सकता है। नैतिकता का विकास भी नहीं किया जा सकता। कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को लेकर अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की कहानी का उपयोग किया था और बालकों को कहानियाँ सुनाते हुए निष्कर्ष प्राप्त किए। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त कहानी हैंज की दुविधा थी। इन्होंने अंतिम रूप से अपना सिद्धांत 1984 में अपनी पुस्तक
साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में नैतिक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, या इसको प्राक परंपरागत या प्राक रूढ़िवादी स्टेज भी कहते हैं, 3 से 9 साल तक होती है। कोहलबर्ग के अनुसार 3 वर्ष के बाद नैतिक आचरण के प्रयास किए जा सकते हैं जो क्षेत्र विशेष की परंपराओं पर निर्भर होते हैं। इनके अनुसार नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज 3 से 9 वर्ष की होती है, जिसमें 2 प्रकार के लक्षण प्रकट होने के कारण इसे निम्न 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहली है आज्ञा पालन या दंड उन्मुखता, 3 से 6 वर्ष की अवस्था। इस आयु काल में बालक में जो भी नैतिक आचरण देखे जाते हैं उनमें केवल यह प्रकट होता है कि बालक किसी दंड के भय से आज्ञा पालन करता है। दूसरी है साधनात्मक या इनाम या लालच की उन्मुखता, 6 से 9 वर्ष। इस आयु काल में बालक किसी लालच के वशीभूत होकर साधनारत हो जाता है और उसी के प्रयास में किसी व्यवहार को पूरा करता है। इनाम के या लालच की उन्मुखता होती है, ये 6 से 9 वर्ष में होती है। फिर है परंपरागत रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक सामाजिक अवस्था को समझने लग जाता है और उन्हें समझते हुए नैतिक आचरणों का पालन करता है, जो कि निम्न प्रकार की उन्मुखता को दर्शाते हैं। अच्छा बालक अच्छी बालिका की उन्मुखता, 9 से 12 वर्ष की आयु। फिर है दूसरी इसमें सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता, 12 से 15 वर्ष। तो पहली है अच्छा बालक या अच्छी बालिका की उन्मुखता, 9 से 12 वर्ष। इस अवस्था के समय बालकों में अपनी प्रशंसा सुनने की उन्मुखता होती है और प्रशंसा सुनने मात्र से नैतिक आचरणों का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा बच्चा है ना, ये काम कर दे, नहीं कर दे, मतलब अपना प्रशंसा सुनने की उन्मुखता होती है इसमें। नेक्स्ट है सेकंड सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता, 12 से 15 वर्ष। इस आयु काल में लगभग किशोर अवस्था होती है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास में कार्य करती है और उसी उन्मुखता में नैतिक आचरणों का प्रदर्शन करते हैं। अब थर्ड की स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी, 15 साल से अधिक। यहाँ व्यक्ति लगभग पूर्ण परिपक्व हो जाता है और परंपराओं से ऊपर उठकर आदर्शवादिता के आधार पर नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। इसके 2 चरण होते हैं। सामाजिक बंधन की उन्मुखता, 15 से 18 वर्ष। यह उत्तर किशोर अवस्था का काल होता है जिसमें व्यक्ति सामाजिक बंधनों का ध्यान में रखते हुए आचरण करता है। दूसरी है सार्वत्रिक नीति की उन्मुखता या 18 वर्ष से अधिक। यह प्रौढ़ता की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सामाजिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए कार्य व्यवहार करता है। अब है शैशव अवस्था में सामाजिक विकास। शैशव अवस्था में बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक बल्कि उदासीन होता है। इस अवस्था में बालक लगभग 1 माह तक जंतुओं मनुष्यों की आवाज़ में भेद नहीं कर पाता। 2 माह की आयु का बालक जंतुओं व मनुष्यों की आवाज़ में अंतर समझने लगता है। 3 माह का शिशु अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। 5 से 6 माह की आयु में बालक अपने परिजनों की अलग अलग आवाज़ पहचानने लग जाता है। 1 वर्ष का होते होते अपना पर्याय ठीक से समझने लग जाता है। 2 वर्ष का बालक समाज में सक्रिय सदस्य बन जाता है, इसीलिए 2 वर्ष के बालक को संक्रियात्मक बालक भी कहते हैं। फिर है 5 से 6 वर्ष की आयु में सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार ढलने लग जाता है। शैशव अवस्था में बालक स्वार्थीपन, आत्मप्रेम तथा स्व में जीना जैसे भावों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है भाषा विकास। बालक में भाषा विकास एक अर्जित उपागम है और यह जन्म के बाद पैदा होती है तथा वातावरण जनित होती है। एक बालक में भाषा का विकास लगभग 5 से 6 माह बाद शुरू होता है। सबसे पहले वह केवल क्रंदन करता है। 5-6 माह से 8 माह तक बलबलाना की स्थिति होती है जिसमें वह आंग उंग उंग एंग जैसे स्वरों की ध्वनियाँ प्रकट करता है। इसके बाद परिजनों का अनुकरण करते हुए कुछ शब्द बोलने का प्रयास करता है और 11-12 माह की अवस्था में पहला सार्थक शब्द बोलता है। 12 माह का पूरा होते होते 3 शब्द बोलने लग जाता है। लगभग 16 माह की आयु में सामान्य श्रेणी का बालक बातचीत शुरू कर देता है। 2 वर्ष की आयु में बालक में 2 शब्दों के वाक्य बनाना पैदा हो जाता है और लगभग 212 से 272 तक शब्द विकसित हो जाते हैं। 5 वर्ष के बालक में 2070 से 2100 तक शब्द विकसित हो जाते हैं। अब बाल्यावस्था में विकास। बाल्यावस्था, इसको अन्य नाम है खेलों की अवस्था, निश्चिंतता का काल, टोली की अवस्था, अनोखा काल,
प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल, मिथ्या या छद्म परिपक्वता काल, वैचारिक काल, सुषुप्त काल, मंद परिवर्तन काल, ये सब इसके अन्य नाम हैं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, ऐसा किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। फिर है कॉल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? कॉल एवं ब्रूस ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस। स्ट्रेंग, 10 वर्ष की उम्र तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जो बालक नहीं खेलता। स्ट्रेंग, 10 वर्ष की उम्र तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जो बालक नहीं खेलता, किसने कहा था? ये स्ट्रेंग ने। तो ये सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था निर्माणकारी अवस्था है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। विशेषताएं, बाल्यावस्था में होने वाले परिवर्तन मंद गति से होते हैं, इसीलिए इसे मंद परिवर्तनों का काल कहते हैं। हड्डियों की संख्या लगभग 350 होती है। मांसपेशियों की मात्रा 28 से 30% हो जाती है तथा दूध के दांत निकलकर उनके स्थान पर नए स्थायी दांत आने लगते हैं। इस अवस्था में बालक की अपेक्षा बालिकाओं में शारीरिक वृद्धि अधिक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त विचार करना, पलट कर जवाब देना, सामान्य गणितीय संक्रिया करना सीख जाता है और 9 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक तर्क की शुरुआत हो जाती है। प्रश्न आता है, बालक में प्रारंभिक तर्क की शुरुआत किस आयु में विकसित होती है? तो 9 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक में प्रारंभिक तर्क की शुरुआत हो जाती है। संवेग अस्थिर होते हैं तथा घर वालों से अधिक बाहर वालों पर यह विश्वास करता है। इस अवस्था में बालक को चोरी करना, झूठ बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक के साथ और बालिका के साथ समलिंगी समूह बनाकर रहते हैं। मतलब इस अवस्था में बालक को बहला फुसला कर किडनैप करना आसान होता है, जो घर वालों से अधिक ये बाहर वालों पर विश्वास करता है। इस अवस्था में प्रारंभिक काल में बालक किसी लालच या इनाम के प्रयास में और उत्तर काल में प्रशंसा सुनकर के नैतिक आचरणों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बाल विकास में से प्रश्न जरूर आता है। जितनी भी यूनिट है आपकी उसमें से बाल विकास यूनिट है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और बाल विकास में भी किशोर अवस्था से प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है कि आता ही आता है यहाँ से। तो इसको ध्यान से समझना थोड़ा। क्या है, देखो ऐसा है कि मेरे पास कई बच्चों के मेल भी आते हैं, कई के मेल भी आए थे, उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फटाफट पढ़ाने के हिसाब से क्रैश कोर्स के हिसाब से भी ले सकते हो आप इस कोर्स को, है ना। तो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को एवं विकास को लेकर निम्न 2 सिद्धांत प्रचलित है। पहला है अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत जो है वो स्टैनली हॉल ने दिया था, जो कि किशोर मनोविज्ञान के जनक है। इन्होंने 1904 में एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी थी। एडोलेसेंस पुस्तक 1904 में स्टैनली हॉल ने लिखी थी, जो कि किशोर मनोविज्ञान के जनक है। इनके अनुसार 11-12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं में अकस्मात परिवर्तन आ जाते हैं और बालक बालिका जो है वो किशोर किशोरी बन जाते हैं। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग ने अपने विचार देते हुए कहा कि कोई भी परिवर्तन अकस्मात या अचानक नहीं होते हैं, ये तो क्रमिक विकास क्रम के परिणाम होते हैं। हॉलिंगवर्थ ने अमेरिका के कई द्वीपों पर अध्ययन करते हुए किशोर अवस्था के परिवर्तनों को क्रमिक विकास माना। किंग के अनुसार जिस प्रकार वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के तथा उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये किसने कहा था? किंग ने कहा था। ये जो पूरी 2-3 लाइनें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किंग के अनुसार जिस प्रकार वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्तर बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के तथा उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर है किशोर अवस्था के उपनाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीनेज, स्वर्णकाल, बसंत काल, परिपक्वता काल, नैतिकता काल, बौद्धिक चरम विकास काल, घनिष्ठ मित्रता काल, शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति, तीव्र शारीरिक परिवर्तन काल, संवेग स्थिरता काल, जीवन का कठिन काल, संघर्ष व तूफानों का काल, सेवा काल, ये सारे इसके उपनाम हैं। अब किशोर अवस्था की परिभाषाएं जहाँ से प्रश्न आएगा। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था जो है वो संवेग और आवेगों के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। रॉस के अनुसार किशोर अवस्था सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करती है। रॉस के अनुसार किशोर अवस्था सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करती है। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं।
कॉलसेनिक के अनुसार किशोर अवस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्ति से रोकते हैं। क्रो एंड क्रो, किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। क्रो एंड क्रो। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। जर्सील्ड के अनुसार किशोर अवस्था बाल्यकाल से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। जर्सील्ड की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। जर्सील्ड के अनुसार किशोर अवस्था बाल्यकाल से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। हेडो कमेटी के अनुसार 11-12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं के नसों में एक ज्वार उठने लगता है जिसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारते हैं। यदि समय रहते से सही दिशा दी जाए तो ये उन्नति को प्राप्त करते हैं। हेडो कमेटी ने क्या कहा है कि 11-12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगता है जिसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारते हैं। यदि समय रहते इसे सही दिशा दी जाए तो ये उन्नति को प्राप्त करते हैं। अब है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन। 11-12 वर्ष की आयु के बाद किशोर की लंबाई अचानक बढ़ने लगती है, शारीरिक अंगों में कठोरता आने लगती है, दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। वहीं किशोरी के शरीर की लंबाई अधिकतम 13 वर्ष तक बढ़ती है और फिर रुक जाती है। आवाज़ में मधुरता आने लगती है, शरीर में कोमलता दिखाई देने लगती है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है तथा किशोर किशोरी दोनों में ही लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा विभिन्न अंगों पर बाल आने लगते हैं। इस अवस्था में उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जो इनमें कौतूहल पैदा करती है। ऐसी स्थिति में इनको मार्गदर्शन की उचित आवश्यकता होती है, इसलिए माँ किशोरी के साथ सहेली जैसा बर्ताव करती है तथा पिता किशोर को अपने कार्यों में अपने साथ रखता है। ये सारी जो थी वो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन थे। अब है किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषता पहली है आत्मसम्मान की भावना। किशोर अवस्था के समय किशोर किशोरी में आत्मसम्मान की विशेष भावना पाई जाती है जिससे वह अपने आप को परिवार का एक समझदार सदस्य मानने लगते हैं तथा किसी भी कार्य में अपनी भूमिका चाहते हैं। आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट होता है किशोर अवस्था में। हमारा भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है ये कहते हैं किशोर, ज़्यादातर ऐसी बातें कहते हैं। फिर है सेकंड आर्थिक सुरक्षा की भावना। किशोर अवस्था के समय उनके मन में आर्थिक प्रकार की जागृति पैदा हो जाती है और वे परिवार में आर्थिक योगदान देने के लिए प्रयास करने लगते हैं तथा कई बार छोटे मोटे काम धंधे भी शुरू कर देते हैं। थर्ड है आत्म सुरक्षा। इस अवस्था में किशोर किशोरी अपनी सुरक्षा स्वयं करने को लेकर जागृति को प्राप्त करते हैं और प्रयास करते हैं कि वे स्वयं अकेले आते जाते हुए कार्य को कर सके। दिखावटीपन। इस अवस्था के लोग दिखावटीपन के भाव से विशेष प्रभावित रहते हैं और अपने आप को सुंदर बनाने और दिखाने के प्रयास में चटकीले रंगों के वस्त्र पहनना, विभिन्न प्रकार की सौंदर्य सामग्री का उपयोग करना जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। फिर है पांचवी वीर पूजा। इस अवस्था के लोग जिसे अपना आदर्श मानते हैं उसको भगवान की तरह सबसे बड़ा वीर मानकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं, इसीलिए आदर्श मानने के भाव को वीर पूजा कहते हैं। ये अपने कमरों में उनकी फ़ोटो तक लगा लेते हैं। फिर है सेवा भाव। किशोर अवस्था के लोगों में अपनी पहचान बनाने से संबंधित भाव प्रकट होने लगते हैं जिससे ये समाज सेवा कार्यों में संलग्न होते हैं। फिर है स्वतंत्रता का भाव। किशोर अवस्था में किशोर किशोरी अपने आप में किसी दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए स्वतंत्र रहने का भाव पैदा होता है। नैतिकता। जीवन की यह अवस्था नैतिकता की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने और सामाजिक परंपराओं के बंधनों को निभाने के प्रयास में नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं। नंबर है विरोधी भाव। किशोर अवस्था में क्रोध रूपी संवेग की अधिकता के कारण यह देखा जाता है कि ये लोग किसी भी व्यवस्था के विरोध में खड़े हो सकते हैं। फिर है संयोग का भाव। इस अवस्था के लोगों में संयोग का भाव भी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और प्रत्येक परिस्थिति में किसी का भी संयोग करने को तत्पर रहते हैं। परिपक्वता। इस अवस्था में किशोर किशोरी पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं तथा शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास की चरम सीमा होती है। दिवा स्वप्न। किशोर अवस्था में बालक कोरी कल्पनाओं में ज़्यादा जीते हैं, दिवा स्वप्न की अवस्था पाई जाती है ज़्यादातर। फिर है प्रक्षेपण। किशोर अवस्था में लोग प्रक्षेपण का सर्वाधिक उपयोग करते हैं तथा अपनी गलती दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। फिर है संवेग स्थिरता। किशोर अवस्था में संवेग स्थायी होने लग जाते हैं। बौद्धिक परिपक्वता। पियाजे के अनुसार 15-16 वर्ष तथा थॉर्नडाइक के अनुसार 18 वर्ष की आयु में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। अब कुछ 3 इम्पोर्टेंट है जो शेष अवस्था में रह गई थी, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो इसको एक बार दोबारा देख लो। मोरो अवस्था। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह अपने हाथों पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है,
तो इस क्रिया को हम मोरो अवस्था कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है, मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबिंस की अवस्था, यहाँ से एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट है रूटिंग अवस्था। नवजात शिशु के गाल को टच करने पर या छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, इस क्रिया को रूटिंग अवस्था कहते हैं। थर्ड है बेबिंस की अवस्था। नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर वह अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इसे बेबिंस की अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों आपकी जो बाल विकास की पहली यूनिट है वो ख़त्म हो गई है। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अधिगम की सेकेंड यूनिट। तब तक के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि। चल लेंगे भाई 213 MB रेजोल्यूशन।